जिस शख्स को 10 अप्रैल 2022 को चश्मे ज़दन में पूरे मुल्क में पाकिस्तानी अवाम के खौलते हुए लावे की तरह बाहर निकलने और 20 नवंबर 2022 को वजीराबाद में शानदार मनसूबाबंदी से किए गए कातिलाना हमले में इमरान खान के मौजज़ाना तौर पर बच निकलने में मशीयत इज़्दी के इशारे नजर नहीं आते, उसकी आंखों की पट्टी खुलने में अभी शायद चंद माह लग जाएं। ये आंखों, कानों और दिलों पर लगी हुई मोहरें होती हैं जो किसी शख्स के अंजाम से पहले नहीं खुलती। इस्लामाबाद के दरवेश नसीम अनवर बेग का आबाद आस्ताना, जिसकी एक एक ईंट कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी निगरानी में लगवाई थी, वहां उनके वजूद से जो फैज जारी होता था उसकी बहारें लूटने के लिए मैं कोयटा से आया करता था। 11 सितंबर 2001 के बाद मुशर्रफ दौर में भी ऐसे ही घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। वो जो कभी हंसते मुस्कुराते गलियों में घूमा करते थे, जिनके वजूद से मस्जिदों की मेहराबें आबाद थीं और जिनकी आखिर शब के आंसुओं में इस उम्मत मुस्लिमा का दर्द छुपा हुआ था, अचानक उठाए जा रहे थे, गायब किए जा रहे थे, अमरीका के हवाले किए जा रहे थे। जो अमरीका के खिलाफ बोलता वो पहले मुतासिब, फिर शिद्दत पसंद और आखिर में दहशतगर्द कहलाता। आम आदमी को इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि क्या हो रहा है। उसे तो ये कहकर गुमराह कर दिया गया था कि हम अपनी बका और सलामती की जंग लड़ रहे हैं। इसी परेशानी में एक रोज मैं बेग साहिब की महफिल में जा निकला। मुझे परेशान देखकर उन्होंने मुशर्रफ के बारे में एक फिक्रा कहा जो आज हूबहू सच साबित हो रहा है। मैंने उस दरवेश की ये बात जब कॉलम में लिखी तो उसका तमस्खुर उड़ाने वाले बेशुमार थे। बेग साहिब ने फरमाया था, कुछ कश्तियों के नसीब में डूबना नहीं होता, वो मुसलसल तूफान के थपेड़े खाती रहती हैं। कौन है जो आज मुशर्रफ के हाल से वाकिफ नहीं कि मुसलसल थपेड़ों ने उसका ये हाल कर दिया है कि अपने दोस्तों से भी मिलने से इनकार कर देता है। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, ना उम्मीदी उसकी देखा चाहिए। कैसे हो सकता है कि जिस कौम को इस 75 साल के अरसे में पहले जिहाद कश्मीर और फिर गज़वातुल हिंद की लोरियां देकर पाला गया हो, मुद्दतों उसे इस्लाम का कला होने के ख्वाब दिखाए गए हों, उसे एकदम वाशिंगटन के कहने पर इस रास्ते से दूर कर दिया जाए। कौन था जो इस मरंज इस्लाम का कायल नहीं हो गया था? पड़ोस में मुल्ला मोहम्मद उमर के परवाने अमरीका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, मगर उनके बारे में पाकिस्तान में कलमा खैर कहना नामुमकिन था। तमाम मजहबी सियासी जमातें MMA के तराजू में इक़्तिदार की कीमत पर तोली जा चुकी थी। बड़े से बड़ा सियासी आलिम दीन भी टेलीविजन पर नजरें झुकाए कहता था कि हमें तालिबान वाला इस्लाम नहीं चाहिए। यही तालिबान वाला इस्लाम 1995 से पहले मुजाहिदीन वाला इस्लाम हुआ करता था, जिसे अमरीका समेत दुनिया का हर मुल्क पसंद करता था। वो तमाम अहादीस जो खुरासान से मुतालिक हैं, उन्हें खूबसूरत अंदाज से नए मतलब व मानी से सजाया गया था। लाइब्रेरियों की गर्द से नेमत शाह वली की पेशगोइयां निकाली गई थी। उन्हें गज़वातुल हिंद वाली 18 अहादीस और इमाम मेहदी वाली अहादीस के साथ मिलाकर पढ़ा जाने लगा। दर्स ये दिया जाता था कि हमारे लिए जिहाद सिर्फ 2 खित्तों में जायज और हलाल था, एक अफगानिस्तान और दूसरा कश्मीर। बाकी दुनिया के मुसलमान अपना मामला खुद जाने। बोस्निया या फलस्तीन के मुसलमानों से हमारा क्या ताल्लुक? अफगानिस्तान से आखिरी रूसी फौजी निकला तो सारी तवानाइयां कश्मीर की तरफ मबजूल हो गईं। लेकिन 11 सितंबर के बाद कश्मीर फतह करने और गज़वातुल हिंद लड़ने और इस्लाम का कला जैसे नारे भी अमरीका के कहने पर इस कौम से छीन लिए गए। परवेज मुशर्रफ ने जनवरी 2002 की तकरीर में ऐसे नारों को मुल्क दुश्मनी करार देते हुए पहले मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को शिद्दत पसंद और मुतासिब करार दिया और फिर एक ही सांस में कश्मीर के लिए जिहाद करने वाली तंजीमों लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद पर पाबंदी लगा दी। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, लेकिन वो कौम जिसे जिहाद की लोरियां देकर पाला गया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ा कर आलमी जिहादी नक्शे पर उभारा गया था, वो अचानक एक जर्नैल की बातों पर कैसे यकीन कर लेती? हमें बताया गया था कि हम बिशारतों का अमीन एक मुंतखब मुल्क हैं और पाकिस्तान की फौज एक मुंतखब फौज जिसने इस दुनिया का आखिरी बड़ा मार्का लड़ना है। हालांकि अहादीस मुबारका के मुताबिक जिस लश्कर ने गज़वा हिंद का मार्का लड़ना है वो तो बैतुल मक़दस से रवाना होगा। ऐन मुमकिन है कि उसका पहला पड़ाव पाकिस्तान की सरजमीन पर ही हो और अल्लाह यहाँ के अवाम को इस मार्के में हिस्सा लेने की फजीलत अता फरमा दे। लेकिन अहादीस के मुताबिक ये बात हतम ही नहीं है। क़याम पाकिस्तान की बुनियाद चूंकि कलिमा तैयबा पर रखी गई, इसलिए पाकिस्तान को इस मार्के का गैरिजन करार दिया जाता रहा। नेमत शाह वली की पेशगोइयों में तकसीम हिंद की पेशगोई से आखिरी मार्के तक के सारे अशार लोगों को ज़हन नशीन करवाए गए, लेकिन चूंकि ये पेशगोइयां हदीस के इल्म से माखूज थीं, इसलिए उनमें भी काबुल, अरब और फारस के मुजाहिदीन का तज़किरा तो मिलता है, लेकिन हमारा हिस्सा सिर्फ गाजियान सरहद, लर्जा ज़मीन, चो मरकद,
سرحد کے غازیوں سے زمین مرکت کی طرح لرزے گی، یعنی اٹک سے پار والوں کے ذکر تک محدود ہے۔ مارکے کا مقام بھی دریائے اٹک ہی تحریر ہے۔ روز اٹک نہ سہ بار از خون اہل کفار، دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 بار بھر کر جاری ہوگا۔ تھوڑا تذکرہ مغربی علاقے کے مومنین کا بھی ہے کہ ان کے ہاتھ کچھ کارآمد لوگ آ جائیں گے۔ ان تمام پیشگوئیوں، خراسان کی سرزمین کی بشارتوں، امام مہدی کی نصرت کے لیے نکلنے والے قافلوں کی گونج ہمیشہ یہاں سنائی دیتی رہی۔ اقبال کی آواز بھی ایسے ہی بلند ہوئی تھی۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زیں وادی دور از دراز آیت بروں۔ سرزمین حجاز سے زمانے کا خضر مہدی ظہور کر رہا ہے اور اس دور دراز وادی سے کوئی قافلہ اس کی سمت روانہ ہو رہا ہے۔ ان کیفیات میں پاکستان جیسے نظریاتی ملک کا 1947 میں معرض وجود میں آنا اور پھر تمام تر مشکلات کے باوجود اس کا ایٹمی طاقت بننا بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ لیکن اس ملک میں 75 سال کے دوران ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب اس ملک کے اہل اقتدار نے قیام پاکستان کے مقصد کو پورا کیا ہو۔ اس تمام سارے عرصے میں اس مملکت خداداد کا قبلہ ہمیشہ حجاز کی بجائے واشنگٹن ہی رہا۔ اگر واشنگٹن نے ہمیشہ حجاز کی طرف رخ موڑنے کی اجازت دے دی تو ہم نے بھی گردن گھما دی، لیکن اگر واشنگٹن نے کہا اب رخ واپس پھیر لو تو ہم نے منہ موڑا اور پھر پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ہم اس وقت حالت سزا میں ہیں، ہم کفران نعمت کے سزاوار ہیں۔ ہمیں آزادی جیسی دولت ملی لیکن ہم شکر گزار بندے نہ بن سکے۔ ہماری یہ سزا طویل تو شاید نہ ہو لیکن سخت ضرور ہوگی۔ طویل اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آخری مارکوں کا مرحلہ قریب ہے، سخت اس لیے ضرور ہوگی کہ ہمارا جرم بہت بڑا ہے، لیکن اس مرحلے کی بھٹی سے یہ قوم اب کندن بن کر ہی نکلنے والی ہے۔ 10 اپریل 2022 کو اس قوم نے باہر نکل کر اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہمیں 75 سال سے واشنگٹن کے کہنے پر نچایا گیا، لیکن اب ہم نہیں ناچیں گے۔ عوام کا یہ اعلان میرے اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اور اس نشانی کا تسلسل یہ ہوگا کہ اب اقتدار کا تاج بھی اسی کے سر پر سجے گا جو واشنگٹن سے منہ موڑے گا۔